चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम प्राथमिक लैंगिक अंग मतलब वृषण के बारे में पढ़ेंगे, टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो नर में जो टेस्टिस की संख्या होती है वह एक जोड़ी होती है। कहाँ होती है? एक जोड़ी होती है, और यह शरीर के बाहर लटकी हुई होती है। जो टेस्टिस की संरचना होती है मुख्य रूप से ऐसे ही होता है, एक और दो, यह एक जोड़ी होती है। एक बाहर इसके थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं स्क्रोटम, जिसको वृषण कोश बोलते हैं। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बार बार एग्जाम में पूछता है कि आखिर वृषण शरीर के बाहर क्यों लटका होता है या शरीर के बाहर क्यों पाया जाता है। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो वृषण में ही नर युग्मक का निर्माण हो रहा है और उसका परिपक्वन हो रहा है। तो नर युग्मक के परिपक्वन और निर्माण होने के लिए शरीर के टेम्परेचर से इसके टेम्परेचर को कम चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि शरीर का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, मुख्य रूप से 37 अंश सेंटीग्रेड होता है। इसके तापमान से इसका जो तापमान होता है 2 से 3 सेंटीग्रेड कम होना चाहिए, इसीलिए ये शरीर के बाहर लटका होता है। अब आप आइए यहाँ पे, अब हम एक वृषण के बारे में लेते हैं। तो आप जब एक वृषण के आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें एक पिंडक नुमा संरचना भी पाई जाती है जिसकी संख्या 250 होती है, जिसको वृषणीय पिंडक बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। इसकी संख्या 250 होती है। मैंने यहाँ 5-6 बनाया है, ठीक। अब आप देखेंगे जो वृषणीय पिंडक है इसके अंदर शुक्र, यहाँ देखिए लिखे हैं, शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ देखो कुंडली संरचना पाई जाती है, ऐसी संरचना पाई जाती है, अति कुंडली संरचना पाई जाती है जिसको शुक्र जनन नलिका बोलते हैं। इनकी संख्या मुख्य रूप से 1 से 3 होती है, कहीं कहीं किताबों में 1 से 4 भी लेके रहती है, तो आप लोग इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। जो अब आप देख रहे हैं जो ये पिंडक बना हुआ है, ऐसी संरचना हम बना रहे हैं, शुक्र जनन नलिका की ये पिंडक है। तो आप यहाँ पे देखिए इसके बीच में खाली खाली स्थान पाया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं अंतरालीय कोशिका। क्या बोलेंगे? अंतरालीय कोशिका बोलते हैं, जिसको लीडिंग सेल बोला जाता है। इस लीडिंग सेल से आप देखेंगे नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन या अन्य एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण होता है, जो शुक्र जनन के लिए इस शुक्र जनन नलिका को प्रेरित करता है, ठीक। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए, अगर हम इस शुक्र जनन नलिका को अगर हम और अंदर जाते हैं और इसको कटिंग करते हैं तो देखेंगे ऐसी संरचना मिलेगी जिसके अंतर्गत आप 2 प्रकार की संरचनाओं का अध्ययन करेंगे। हमने यहाँ पे 2 तरह की संरचनाओं को बना दिया है आपको समझने के लिए। जो गोलाकार संरचना है इसको बोलते हैं शुक्र जन नलिका, इसको बोलते हैं शुक्र जन कोशिका, शुक्र जन कोशिका, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक। और ये जो दूसरा है इसको बोलते हैं सर्टोली कोशिका। क्या बोलेंगे? सर्टोली कोशिका। एक चीज़ ध्यान दें, इसको आपको बहुत ज़रूरी है याद करना। और यहाँ पे इसके शुक्र जनन नलिका, शुक्र जनन नलिका में ही शुक्राणुओं का निर्माण होगा, उसके अंतर्गत पाया जाता है शुक्र जन कोशिका। अब इसके अंतर्गत किसका निर्माण होगा? शुक्राणुओं का। तो विकसित हो रहे या बन रहे शुक्राणुओं को ये सर्टोली कोशिका क्या प्रदान करती है? पोषण। पूछता है एग्जाम में कि सर्टोली कोशिका का मुख्य कार्य क्या होता है, तो शुक्रजन कोशिका में बन रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान रहे, अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो पूछिएगा, फिर बताएंगे। अब आगे चलिए, अब देखते हैं कि किस प्रकार से आपका सहायक नलिका, आप देखे होंगे हेडिंग में यहाँ पे प्राथमिक लैंगिक अंग वृषण के बारे में आप जान लिए। एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपको थोड़ा सा और आउटलाइन बता दे रहे हैं। जो वृषण होता है वो नरों में उनकी संख्या 1 जोड़ी पाई जाती है, ये शरीर के बाहर लटकी हुई अवस्था में होती है। जो वृषण होते हैं उसमें एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसको वृषण कोश बोलते हैं, जो स्क्रोटम के द्वारा घिरा होता है, ठीक।
और यह शरीर के बाहर इसलिए लटका होता है क्योंकि इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 2 से 3 सेंटीग्राड कम होना चाहिए शरीर के तापमान से, जिससे क्या हो कि इसमें क्या नाम है, शुक्राणुओं का निर्माण करने में कोई दिक्कत न हो। अब आप शुक्रजन कोशिका में शुक्राणु का निर्माण होगा। असरटोली कोशिकाएं क्या होती हैं, ये शुक्रजन नलिका में जो आपके शुक्रजन कोशिका या शुक्रजन नलिका में जो शुक्राणु का निर्माण हो रहा था उसको ये सुरक्षा और पोषण प्रदान करेंगे। इसीलिए देखो एक चीज़ ध्यान रहे, इस शुक्रजन नलिका को एक और नाम से जानते हैं, नर्स कोशिका के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं पूछ देगा नर्स कोशिका के नाम से किसको जाना जाता है, तो नर्स का क्या कार्य होता है, पेशेंट को दवा देना, सुरक्षा प्रदान करना, तो यही सर्टोली कोशिका को नर कोशिका कहा जाता है। इसमें एक प्रकार का प्रोटीन निकलता है जिसको बोलते हैं प्रोटीन युक्त हार्मोन का श्रावण करता है, जिसको इनहिबिन बोलते हैं। इनहिबिन प्रोटीन युक्त हार्मोन का श्रावण करता है। ठीक, अब आप आइए, जब हम प्राथमिक लैंगिक अंग के बारे में पढ़ लिए तो दूसरा क्या था, सहायक या द्वितीयक। सहायक या द्वितीयक, तो सहायक अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये संरचना मैंने यहाँ पे बना दिया है। ये एक वृषण है, वृषण में मैंने एक पिंडक लिया और उसमें एक शुक्रजनक नलिका लिया। अब उस शुक्रजनक नलिका से कौन सी नलिका निकलेगी, रिच टेस्टिस। उससे वही रिच टेस्टिस आगे बढ़ के शुक्रवाहिका में परिवर्तित हो जाएगी और वही शुक्रवाहिका आगे चल के अधिवृषण कुंडली संरचना बना लेगी और एक कुंडली संरचना आगे चल के शुक्रवाहिनी बना लेगी, जो शरीर से बाहर शुक्राणुओं को निकालने में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। आपको स्टेप याद होना चाहिए, पहले रीट टेस्टिस, उसके बाद शुक्रवाहिका वाहिका, उसके बाद अधिवृषण और उसके बाद शुक्र वाहिनी। ये आपको याद होना चाहिए, एकदम कंठस्थ होना चाहिए। इसमें आप आगे पीछे करिएगा मत। ठीक, इस प्रकार से इस शुक्रजनन नलिका में बने शुक्राणुओं को ऐसे मतलब रिट टेस्टिस, शुक्रवाहिका, अधिवृषण और क्या नाम है, शुक्रवाहिनी के द्वारा शरीर से बाहर पहुंचाया जाता है। और कोई पूछ देता है कि अधिवृषण की संरचना कैसी होती है, तो अति कुंडलित होती है। दूसरी हेडिंग आप देखें तो उसी में सहायक ग्रंथि। अब सहायक ग्रंथि पहली हेडिंग क्या थी, शुक्राशय, जिसको सेमिनल वेस्किल बोलते हैं। ठीक, यह तरल होता है। कैसा होता है, तरल होता है। यह जो तरल होता है जो वीर्य को अधिकांश भाग बनाने का कार्य करता है। मतलब कि सीमेन, जो आप जानते ही हैं कि जो शुक्राणु हैं उनमें जो वीर्य का तरल भाग होता है उसको बनाने का कार्य करता है। इसमें मुख्य रूप से फ्रक्टोज, प्रोटीन, साइट्रेट, प्रोस्टाग्लैंडाइंस आदि का श्रावण होता है, जिसे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान होता है और संरक्षण प्रदान होता है। ठीक, दूसरा था प्रोस्टेट ग्रंथि। ये दुधिया कलर का होता है। ये क्षारीय पदार्थ का श्रावण करता है, जैसे मूत्र मार्ग से में बन जाके मिलता है, क्योंकि मूत्र मार्ग में जो अम्लीयता होती है उसको नष्ट करने का कार्य करता कौन है, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्यों, क्योंकि अगर अम्लीयता को नष्ट नहीं करेगा तो जो शुक्राणु है वो क्या हो जाएगा, निष्प्रभावी हो जाएगा। इसीलिए इस अम्लीयता को नष्ट करने का कार्य कौन करता है, प्रोस्टेट। काउपर जो ग्लैंड्स होता है इसका जो मुख्य कार्य है, यह मूत्र मार्ग में पीले रंग के छोटे छोटे एक पीले छोटे रंग के ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिनको काउपर ग्रंथि कहते हैं। यह क्षारीय श्लेष्म का श्रावण करती है, जिसके द्वारा आसानी से स्पर्म एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर लेता है। ठीक, आपको इतना एक चीज़ ध्यान है बस, ओके। और आपको थोड़ा सा और बता दें, आप देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने जो नोट्स है उसमें लिखा हुआ है। यहाँ देखिए, नर जनन अंगों के कार्य।
इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैंने ऊपर दिखा दिया है। इसको आप वीडियो को पॉज करके रोक के पढ़ लीजिएगा। इसको देखिए, नर जनन अंग के बारे में। वृषण, वृषण का कार्य शुक्राणुओं का निर्माण व नर हार्मोन का उत्पत्ति। अधिवृषण, अधिवृषण शुक्राणुओं के प्रमुख संग्रह स्थान का कार्य करता है। इसमें शुक्राणुओं का परिपक्वन तथा शुक्राणु सक्रियता करता है। शुक्रवाहिका, ये सब इन सब के बारे में बताया जा रहा है, इन सब के बारे में। शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका अधिवेशन को शुक्राशय से जोड़ती है। ये शुक्राणुओं को आगे बढ़ाने का कार्य करती है, जो अभी बताए थे। शुक्राशय, इसमें एक चिकचिका पदार्थ स्रावित होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि। इसमें एक प्रकार का स्रावित होता है, प्रोस्टेट द्रव कहते हैं, जिससे वीर्य में विशेष गंध होता है। यह एक द्रव शुक्राणु को सक्रिय बनाता है। शिश्न, यह शुक्राणु को शरीर से बाहर निकालने, मादा योनि के भीतर पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक, अब इसको एक बार पॉज करके ऐसे देखिए, मैं इसको कर दे रहा हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, धन्यवाद। जहाँ ना समझ में आए वो पूछ लेना।